जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, आज लोगों की जो आपकी क्लास होगी वो क्लास रहेगी बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, जिसमें दो साम्राज्य हैं। तो हम आज पहले साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो साथियों के द्वारा की गई थी। दो भाई थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए दोस्तों, इसका विजयनगर का हम थोड़ा इतिहास समझते हैं पीछे कि किस तरह से इस विजयनगर को किसी अन्य शासक के कब्जे से मुक्त कराया। तो जो आपका विजयनगर साम्राज्य है, इससे पहले ये जो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का जो शासक था तो उसके अंडर में था विजयनगर। तो उसको मुक्त कराने के लिए दो भाइयों ने अपना एक जिम्मेदारी समझी और विजयनगर साम्राज्य को मोहम्मद बिन तुगलक के कब्जे से स्वतंत्र करा दिया और स्वतंत्र कराने के बाद विजयनगर की स्थापना कर दी। विजयनगर की स्थापना सन 1336 ईस्वी में की गई। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ कि विजयनगर के शासनकाल में हरिहर और बुक्का, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने स्वतंत्र कराया विजयनगर को। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से, उसके कब्जे से इसको स्वतंत्र कराया और अलग कराया। अलग कराने के बाद इसकी स्थापना कर दी। तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें स्थापना होने के बाद धीरे धीरे चार वंश उभरकर सामने आए, जिनमें सबसे पहला वंश है आपका संगम वंश, दूसरा वंश है सुलुभ वंश और तीसरा वंश है तुलुभ वंश और चौथा वंश है आरबिडू वंश। तो चार वंश जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में धीरे धीरे आगे चलकर सामने आए और इसमें जो पहला वंश रहा आपका उसका नाम है संगम वंश। तो संगम वंश को हम सबसे पहले समझते हैं, उसको देखते हैं कि संगम वंश जो नाम पड़ा वो कैसे बना और संगम वंश के जो राजा थे वो कौन कौन से थे। तो देखिए, संगम वंश जो नाम पड़ा, संगम वंश की स्थापना तो हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई, लेकिन इसका जो नाम रखा गया संगम, वो उनके हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। उनके नाम पर संगम वंश की स्थापना की गई। सबसे पहला पॉइंट कि संगम वंश की स्थापना जो की गई थी वो किसके नाम पर की गई, तो वो स्थापना की गई आपकी किसके नाम पर, हरिहर और बुक्का के दो भाई थे, उनके पिता जिनका नाम था संगम, तो उनके नाम पर इसकी स्थापना की गई। तो पहला है आपका संगम वंश जो कि 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा, जिसमें कई शासक सामने आए। तो उनमें हम देखते हैं कि जो संस्थापक रहा इसका, संगम वंश का जो संस्थापक रहा, विजयनगर के जो संस्थापक रहे वो आपके रहे हरिहर और बुक्का। ये दो भाई थे। इनके पिता का नाम था संगम और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा, इसका नाम रखा गया। किसका नाम, संगम वंश। किसके नाम पर, हरिहर और बुक्का के जो पिताजी थे संगम, उनका नाम था संगम और उनके नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। इसके बाद हरिहर और बुक्का ने जो राजधानी बनाई वो देखिए कि विजयनगर की सबसे पहले जो राजधानी बनाई गई हरिहर और बुक्का के द्वारा, वो पहली राजधानी बनी अनेगौड़ी विजयनगर। कौन सी, अनेगौड़ी विजयनगर। और कुछ समय बाद आगे चलकर जो दूसरी राजधानी सामने आई, जो वास्तविक राजधानी बनाई गई, वो राजधानी बनी हम्पी। कौन सी, हम्पी। वास्तविक राजधानी हम्पी बनी और इससे पहले जो राजधानी बनी अनेगौड़ी विजयनगर। ये स्टार्टिंग में जब विजयनगर की स्थापना हुई थी उसी समय इसकी राजधानी बनी और आगे चलकर धीरे धीरे कुछ समय बाद आगे चलकर जो राजधानी बनाई गई, जो कि वास्तविक राजधानी बनी, वो राजधानी बनती है हम्पी। इसके बाद क्या हुआ कि हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर साम्राज्य नहीं किया। सबसे पहले
शासन किया हरिहर ने, उसके बाद शासन किया बुक्का ने। तो इन दोनों के शासन के बाद जो बुक्का है उसका एक पुत्र रहा जिसका नाम है हरिहर सेकंड। इसका नाम रखा गया हरिहर द्वितीय। और जो हरिहर था, हरिहर और बुक्का, उसको हम हरिहर फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप कन्फ्यूजन पैदा न करें कि जो हरिहर द्वितीय है तो फिर हरिहर फर्स्ट कौन था। तो जो हरिहर था उसी को हम हरिहर फर्स्ट के नाम से जानते थे। तो आगे चलकर जब बुक्का का जो पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया हरिहर द्वितीय, तो उस पर हम चर्चा करते हैं कि जो हरिहर द्वितीय था वो बुक्का का पुत्र था। किसका? बुक्का का पुत्र था। और इसने जब गद्दी पर विराजमान हुआ तो सबसे पहले एक उपाधि धारण की, जो किसकी थी? महाराजा धिराज की। किसकी? जो कि दिल्ली सल्तनत में अधिकतर जो सुल्तान रहे, जो शासक रहे, उन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। अधिकतर शासकों ने उपाधि धारण की थी। कौन सी? महाराजा धिराज की। इसके बाद इस हरिहर द्वितीय ने, बुक्का के पुत्र ने, जिस समय विजयनगर की स्थापना हुई उस समय देखिए ये रहा आपका कृष्णा का क्षेत्र। किसका? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। और ये रहा आपका, ये जो नदी है ये रही तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा। तो जो कृष्णा नदी है इसके नीचे यहाँ पर स्थापित हुआ विजयनगर। जब विजयनगर की स्थापना हुई तो विजयनगर काफ़ी छोटा था। और उसके बाद जब बुक्का का पुत्र जो हरिहर सेकंड है उसका शासन आया, तो उसका शासन आने के बाद इसने क्या किया कि इस सारे दक्षिण भारत को कब्जा लिया। इस सारे दक्षिण भारत पर, पूरे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में रख लिया। यानी कि जो कृष्णा नदी है आपकी, कृष्णा नदी के नीचे का जो भाग रहा उसको हरिहर सेकंड ने अपने कब्जे में कर लिया। और अपने कब्जे में करने के बाद क्या होता है, देखिए कि दक्षिण भारत को हरिहर सेकंड ने अपने कब्जे में कर लिया। और इसके बाद बेलगाम और गोवा, ये दो ऐसे क्षेत्र थे जो कि बहमनी के शासनकाल में पड़ते थे। किसके में? जो कि बहमनी के शासनकाल में थे। देखिए अब बहमनी की स्थिति कहाँ पर है, ये हो गया अपना भारत, दक्षिणी भारत। और इसके बाद क्या हुआ कि ये हो गई आपकी कृष्णा नदी। तो इसके नीचे का क्षेत्र तो आपका हो गया कौन सा? विजयनगर। और इसके जो ऊपर का क्षेत्र था ये वाला जो क्षेत्र रहा ये हो गया बहमनी। कौन सा? बहमनी। ये हो गई आपकी कृष्णा नदी और ये हो गई तुंगभद्रा। अब देखिए कृष्णा और तुंगभद्रा के जो बीच का क्षेत्र था ये वाला, इसको लेकर विजयनगर और बहमनी दोनों में लड़ाई होती रहती थी। इसी क्षेत्र को लेकर दोनों में लड़ाई होती रहती थी। और उसका एक ही रीज़न है कि जो दोआब क्षेत्र होता है, कौन सा? जो दोआब क्षेत्र होता है, दोआब होता है कि जो दो नदियां होती हैं, तो जो दो नदियां आगे चलकर जहां मिल जाती हैं तो उन दोनों नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। दोआब क्षेत्र जो भूमि होती है वो अधिक उपजाऊ होती है साधारण भूमि की अपेक्षा। तो इस भूमि पर कब्जा करने के लिए विजयनगर और बहमनी दोनों के अंदर संघर्ष चलता रहा। तो हरिहर सेकंड ने क्या किया कि विजयनगर का जो ये हरिहर सेकंड शासक था, इसने दक्षिण भारत पर कब्जा करने के बाद और बहमनी के साम्राज्य पर इसने अपना आक्रमण किया और बेलगांव और गोवा इन दोनों को जीत लिया। और इन दोनों को जीतने के बाद इन दोनों को अपने कब्जे में कर लिया। जीतने के बाद क्या किया कि इन दोनों को अपने कब्जे में कर लिया। अब देखिए इसके बाद जो शासक रहा, इसके बाद जो शासक हुआ वो रहा आपका देवराय फर्स्ट। कौन सा? देवराय फर्स्ट। अब जो देवराय फर्स्ट है इसने ज़्यादा ना तो बहमनी साम्राज्य के जो राजा थे उनसे ना ज़्यादा उद्यम किया, ना लड़ाई दंगे किए। इसने सिर्फ एक काम किया कि जो तुंगभद्रा नदी थी उस नदी पर बांध बनाकर और क्या किया कि नहरों का निर्माण कर दिया, जिससे जो दोआब क्षेत्र है उसी की तरह और भी क्षेत्र दोआब बन सके या दोआब जैसी भूमि बन सके, उपजाऊ भूमि बन सके, उसको पानी
समय पर उपलब्ध कराया जाए, इसीलिए इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर और नहरों का निर्माण करवा दिया। किसने? देवराय फर्स्ट ने तुंगभद्रा नदी पर नहरों का निर्माण, इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध लगाकर और नहरों का निर्माण करवा दिया। अच्छा, इसी के शासनकाल में, देवराय फर्स्ट के शासनकाल में एक विदेशी यात्री है जिसका नाम है निकोलस कोटी। निकोलस कोटी जो कि इटली का निवासी था, इसी के समय भारत आया। किसके समय? देवराय फर्स्ट के समय। और देवराय फर्स्ट जो कि हरिहर द्वितीय का पुत्र था, और हरिहर द्वितीय जो कि बुक्का फर्स्ट का पुत्र था, और हरिहर और बुक्का संगम के पुत्र थे। तो निकोलस कोटी देवराय फर्स्ट के समय भारत आया और उसने भारत की यात्रा की। इसके बाद जो अगला शासक रहा उसका नाम है देवराय सेकंड। कौन सा? देवराय सेकंड। तो जो देवराय सेकंड रहा वो पूरे इस संगम वंश का, पूरे संगम वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा रहा। सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा रहा। कौन? देवराय सेकंड। इसने इमादी देवराय की उपाधि धारण कर ली। किसने? देवराय सेकंड ने इमादी देवराय की उपाधि धारण की। और उपाधि धारण करने के बाद इसके समय में जो एक विदेशी शासक, विदेशी जो व्यक्ति था वो भारत आया। वो कौन? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो भारत आए, ये कहाँ के निवासी थे? फारसी के। तो देखिए, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है सुलभ वंश। इससे पहले हम एक बार संगम वंश के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो विजयनगर की स्थापना किसने की, और विजयनगर की स्थापना करने के बाद इसकी जो राजधानी रही वो कौन सी रही, और राजधानी बनने के बाद में क्या हुआ कि पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा किसने किया? तो वो कब्जा किया आपका हरिहर सेकंड ने। उसके बाद आता है आपका देवराय। और देवराय फर्स्ट के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत की यात्रा की? वो कौन सा? निकोलस कोटी। निकोलस कोटी जो कि इटली का निवासी था, जो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में भारत में आया। उसके बाद आता है आपका देवराय सेकंड। देवराय सेकंड ने उपाधि धारण की किसकी? इमादी देवराय की। और इमादी देवराय के समय एक जो विदेशी यात्री रहा फारसी, वो कौन है? अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक किसके समय भारत आया? देवराय सेकंड के। और जो निकोलस कोटी है ये देवराय फर्स्ट के शासनकाल में भारत आया। इसके बाद जो दूसरा वंश रहा आपका, जिसे हम कहते हैं सुलभ वंश। तो सुलभ वंश में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि सुलभ वंश के राजा कौन थे। इन्होंने ना तो कुछ कर पाया, ना तो साम्राज्य को विस्तार कर पाया, ना ही कुछ नई नीतियों को लागू किया। और मतलब इन्होंने जितना देवराय सेकंड छोड़ गए थे सुलभ वंश के लिए, उतना ही उन्होंने वहीं के वहीं उसको टिका के रखा, उसी को स्थिर रख पाया इन्होंने। तो जो सुलभ वंश है, सुलभ वंश के संस्थापक कौन रहे? सुलभ नरसिंह। सिर्फ एक ही पॉइंट है इसका कि सुलभ नरसिंह किसके संस्थापक थे? सुलभ वंश के। और इसके बाद आता है आपका तुलुप वंश। तुलुप वंश के संस्थापक रहे वीर नरसिंह। कौन? वीर नरसिंह। उसके बाद देखिए, तुलुप वंश के संस्थापक के रूप में कृष्णदेवराय को भी माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंदर सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन था? वो कृष्णदेवराय था। ये बहुत अच्छे तरीके से कार्य को मेंटेन करता था और अपने साम्राज्य को इसने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। साम्राज्य को संभालने के बाद तो जो तुलुप वंश है, तुलुप वंश का संस्थापक अगर देखा जाए तो कई किताबों में कृष्णदेवराय को माना जाता है, लेकिन अगर आप थोड़े डीपली जाओगे तो आपको संस्थापक के रूप में कौन? वीर नरसिंह मिलेंगे। इसलिए मैंने दोनों को नोट पॉइंट किया है कि अगर तुलुप वंश का संस्थापक ऑप्शन में अगर वीरसिंह आता है तो आपका वीरसिंह होगा, और अगर कृष्णदेवराय आता है तो कृष्णदेवराय होगा। वैसे संस्थापक अगर देखा जाए रियलिटी में तो वीरसिंह हैं, और वीरसिंह को न देखकर अगर उनके कामकाज, उसकी बहादुरी, उसकी योग्यता, उसके सभी गुणों को देखकर अगर वर्णन किया जाए तो संस्थापक माने जाते हैं कौन? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय इस तुलुप वंश के सबसे प्रतापी राजा रहे।
प्रतापी, सबसे प्रतापी राजा कौन रहे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय इन्होंने अपने समय में 8 कवि थे, 8 कवियों का एक मंडल बनाया, 8 कवियों को इकट्ठा कर कर एक इन्होंने समूह बनाया और उस समूह को इन्होंने अष्टदिग्गज के नाम से पुकारा। किस नाम से? अष्टदिग्गज के नाम से पुकारा। 8 कवि, इसके शासनकाल में 8 कवि रहते थे जिनको ये अष्टदिग्गज के नाम से बुलाता था और इन 8 कवियों को सबसे अधिक तेलुगु भाषा का ज्ञान था। किसका? तेलुगु भाषा का सबसे अधिक ज्ञान रहा। किसको? जो 8 कवि बनाए उनको। 8 कवि तेलुगु भाषा के ज्ञानी थे, 8 कवि। अच्छा, उसके बाद इस देखिए जो कृष्णदेव राय है, कृष्णदेव राय का वर्णन अगर देखा जाए तो बाबर की जो आत्मकथा है तुज़ुक-ए-बाबरी, कौन सी? बाबर की आत्मकथा है तुज़ुक-ए-बाबरी, जो कि बाबर के द्वारा स्वतः लिखी गई थी। तो उस किताब में किसका? कृष्णदेव राय का वर्णन मिलता है। सबसे ऐसा कोई भी शासक नहीं है विजयनगर का जिसका वर्णन किसी दिल्ली सल्तनत सुल्तान की किताब में या दिखाई दे। तो जो तुज़ुक-ए-बाबरी आत्मकथा है बाबर की, उसमें इसका वर्णन मिला है, विस्तारित रूप से मिला है। तो तुज़ुक-ए-बाबरी में विस्तार है किसका? कृष्णदेव राय का, यानी कि कृष्णदेव राय के बारे में इस आत्मकथा में बताया गया है। उसके बाद इसने जैसे ही शासन संभाला, राजा बना, राजा बनने के बाद इसने उपाधि धारण की, जिसमें 2 उपाधियाँ ली, एक आंध्र भोज की और एक अभिनव भोज की। 2 उपाधि धारण की, आंध्र भोज और अभिनव भोज। अच्छा, इसके समय जो 8 कवि थे, उन 8 कवियों में एक दरबारी था जिसका नाम है तेनालीराम रामकृष्ण। कौन? तेनालीराम रामकृष्ण। ये अष्टकवियों में भी शामिल थे। अष्टकवियों का भी इनको दायित्व मिला था और एक दरबारी भी थे ये। कौन? दरबारी के रूप में भी काम करते थे और कवि के रूप में भी काम करते थे। कौन? अष्ट दिग्गजों में जो शामिल थे तेनालीराम रामकृष्ण। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब कृष्णदेव राय का शासन चल रहा था तो उस समय इसने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें एक आपका मंदिर है, वो कौन सा है? हजारा मंदिर। दूसरा है विट्ठल स्वामी मंदिर। तो ऐसे कई मंदिरों का इसने निर्माण करवाया, एक का नहीं कई मंदिरों का इसने निर्माण करवाया। विट्ठल लाल स्वामी मंदिर है, हजारा मंदिर है, इन मंदिरों का इसने निर्माण करवाया। और इसकी एक बुक रही, वो कौन सी है? जामवंती कल्याण। कृष्णदेव राय की एक बुक रही जिसका नाम है जामवंती कल्याण। और सबसे प्रतापी राजा था कौन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बाद आगे चलकर जब इसका शासनकाल समाप्त हुआ तो उसके बाद एक दूसरा वंश सामने आया जिसे हम अरबिडू वंश के नाम से जानते हैं। तो जो अरबिडू वंश था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अरबिडू वंश के समय जो बहमनी साम्राज्य से युद्ध हुआ उसमें एक युद्ध है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तो देखिए जो 1565 में एक युद्ध हुआ किसके बीच? विजयनगर और बहमनी शासकों के बीच। तो उस जिस समय ये युद्ध हुआ 1565 में, उस समय जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 पार्ट में टूट चुका था। और 5 पार्ट में टूटने के बाद एक तरफ 4 पार्ट हो गए। चार पार्ट होने के बाद एक पार्ट अकेला और एक तरफ 4 पार्ट। लेकिन उन 4 पार्टों ने किसके जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य के अरबिडू वंश के जो शासक थे सदाशिव, तो सदाशिव का जो सेनापति था राम राय, तो राम राय और एक तरफ बहमनी साम्राज्य के चारों साम्राज्य रहे। तो देखते हैं किस तरह से इनमें युद्ध हुआ। तो अरबिडू वंश का जो संस्थापक था सदाशिव, और सदाशिव का एक सेनापति था जिसका नाम है राम राय। तो राम राय और एक तरफ बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर, इन चारों साम्राज्यों एक तरफ हो गए और जो राम राय था वो एक तरफ रहा। तो इनके और इनके बीच एक युद्ध हुआ जिसे हम तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1565 में तालीकोटा का युद्ध, इसे हम राक्षसी और तंगड़ी के नाम से भी
जानते हैं, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो युद्ध है इसको हम जो बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे उसमें अभी दर्शाएंगे, कैसे कि जो बहमनी साम्राज्य रहा वो किस तरह से 5 भागों में उसका विघटन हो गया। एक बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर और बरार, 5 भागों में किस तरीके से इसका विघटन हुआ बहमनी का। और उसके बाद जब आक्रमण हुआ तो एक तरफ रामराय और दूसरी तरफ जो बहमनी के टूटे हुए पार्ट थे, उन 5 पार्टों में थे 4 साम्राज्य एक तरफ हो गए, जिसमें चारों साम्राज्यों ने विजयनगर के जो सेनापति थे कौन, रामराय, उनको पराजित कर दिया और यहाँ इनकी विजय होती है और विजयनगर की हार होती है। तो ये दोस्तों आपकी क्लास है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दूसरी आपकी जो क्लास रहेगी वो रहेगी किस पर, बहमनी पर। और सभी लोग जो लोग क्लास देखते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्लास कैसी लगी, और सभी यार दोस्तों में शेयर करें। और आप अगर क्विज लगाना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के तो अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, यहाँ पर आपको करंट के या और भी अन्य तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, जो और भी इतिहास से संबंधित या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जो जानकारी होती है या जो करंट की जानकारी होती है वो आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, खुश रहेगा, हंसिएगा, खेलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।